स्टूडेंट्स, आज हम लोग मानव स्वास्थ्य और रोग भाग 3 के अंतर्गत प्रतिरक्षा, टीकाकरण, एलर्जी, स्वप्रतिरक्षा और प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आइए चलते हैं। बच्चों, हमें प्रत्येक दिन बड़ी संख्या में संक्रामक कारकों का सामना करना पड़ता है, परंतु इनमें से कुछ ही कारक रोग उत्पन्न कर पाते हैं। इसका कारण यह है कि हमारा शरीर अधिकांश बाह्य कारकों जैसे रोगाणु, प्रतिजन पदार्थों आदि से अपनी रक्षा कर लेता है। परपोषी होस्ट की रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता, जो उसे प्रतिरक्षी तंत्र इम्यून सिस्टम के कारण मिली है, प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहलाती है। आइए प्रतिरक्षा को हम लोग भागों में बांटकर समझते हैं। तो सबसे पहले जो प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी है, इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है सहज प्रतिरक्षा और दूसरा भाग है उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा में 4 प्रकार के रोध होते हैं और ये रोध निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है शारीरिक रोध या फिजिकल बैरियर। इसके अंतर्गत हमारे शरीर पर त्वचा मुख्य रोध है, यानी त्वचा हमारे लिए प्रतिरक्षा प्रदान करती है, जो सूक्ष्म जीवों को प्रवेश से रोकती है। श्वसन, जठरांत्र और जनन मूत्र पथ को आस्तारित करने वाली इपिथीलियम की श्लेष्मा, आलेप, म्यूकस कोटिंग भी शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को रोकने में सहायता करती है। अब दूसरा जो है सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत आते हैं कायकीय रोध या फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसके अंतर्गत आमाशय में अम्ल, मुंह में लार, आँखों के आंसू, ये सभी भी रोगाणु की वृद्धि को हमारे शरीर में रोकने का काम करते हैं। तीसरी जो सहज प्रतिरक्षा है वो है कोशिकीय रोध या सेलुलर बैरियर। इसके अंतर्गत हमारे शरीर के रक्त में बहुरूप केंद्रक श्वेताणु यानी WBC, विशेष रूप से न्यूट्रोफिल्स जैसे कुछ इस प्रकार के WBC और एक केंद्रीय मोनोसाइट्स तथा प्राकृतिक मारक लिम्फोसाइट्स के प्रकार एवं ऊतकों में बृहत भक्षाणु रोगाणुओं का भक्षण करते हैं और रक्षा करते हैं हमारे शरीर की। चौथा है साइटोकाइन बैरियर। इसमें विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरन नामक प्रोटीन का स्रावन करती हैं, जो असंक्रमित कोशिकाओं को आगे विषाणु संक्रमण से बचाती हैं। तो ये थी सहज प्रतिरक्षा। आइए दूसरा देखते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा के अंतर्गत। उपार्जित प्रतिरक्षा को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहले भाग के अंतर्गत एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम यानी बी लिम्फोसाइट्स और दूसरा होता है सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम या टी लिम्फोसाइट। तो जो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है, यह रोगजनक एक विशिष्ट प्रणाली है। इसका अभिलक्षण स्मृति है। इसका अर्थ यह है कि हमारे शरीर को जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता है तो वह एक ऐसी अनुक्रिया रिस्पांस करता है जिसे निम्न तीव्रता की प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। बाद में उसी रोगजनक से सामना होने पर वह बहुत ही उच्च तीव्रता के साथ द्वितीयक अनुक्रिया करता है। इसके कारण यह तथ्य है कि हमारे शरीर को प्रथम मुठभेड़ की स्मृति रहती है, जिससे दूसरी बार वह अच्छी तरह से लड़ पाता है। हमारे शरीर के रक्त में मौजूदा 2 विशेष प्रकार के जो लसिकाणु होते हैं, यानी कि बी लसिकाणु और टी लसिकाणु। रोगजनकों की अनुक्रिया में बी लसिकाणु हमारे रक्त में प्रोटीन की सेना उत्पन्न करते हैं ताकि वे रोगजनकों से लड़ सकें। ये प्रोटीन प्रतिरक्षी एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। टी कोशिकाएं खुद तो प्रतिरक्षियों का श्रवण नहीं करती, लेकिन प्रोटीन उत्पन्न करने वाली बी कोशिकाओं को इस कार्य में सहायता करती हैं। तो इस प्रकार से उपार्जित प्रतिरक्षा के द्वारा हमारा शरीर रोगों से हमारी अपनी रक्षा करता है। आइए प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण के बारे में जान लेते हैं। बच्चों,
प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण। प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण का सिद्धांत प्रतिरक्षा तंत्र की स्मृति के गुण पर आधारित है। टीकाकरण में रोगजनक या निष्क्रियतिक दुर्बलीकृत रोगजनक टीका की प्रतिजनी प्रोटीनों को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इन प्रतिजनों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षियां वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजनी कारकों को निष्प्रभावी बना देती हैं। टीका स्मृति बी और टी कोशिकाएं भी बनाते हैं जो परिवर्ती प्रभाव यानी सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होने पर रोगजनक को जल्दी से पहचान लेती हैं और प्रतिरक्षियों के भारी उत्पादन से हमलावर को हरा देती हैं। अगर व्यक्ति किन्हीं ऐसे घातक रोगाणुओं से संक्रमित होता है जिसके लिए फौरन प्रतिरक्षियों की आवश्यकता है, जैसा कि टिटनेस में, तो प्रभावकारी निष्पादित प्रतिरक्षियों या प्रति आवेश को टीके के रूप में सीधे ही दिए जाने की ज़रूरत होती है। सांप के काटे जाने के मामलों में भी रोगी को जो सुई लगाई जाती है उसमें सर्प के जीविस यानी वेनम के विरुद्ध निष्पादित प्रतिरक्षी होते हैं। इस प्रकार का प्रतिरक्षीकरण निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण कहलाता है। पुनर्योगज डीएनए रिकम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी से जीवाणु या खमीर ईस्ट में रोगजनक की प्रतिजनी पॉलीपेप्टाइड का उत्पादन होने लगा है। इस विधि से टीकों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा है और इसलिए प्रतिरक्षीकरण हेतु उन टीकों की उपलब्धता खूब बढ़ी है, जैसे खमीर से बनने वाला यकृत यानी हेपेटाइटिस बी टीका। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए इस लिस्ट में हम लोग विभिन्न समयों पर बच्चों को लगने वाले टीके और गर्भवती महिलाओं को टीके के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले शिशुओं के लिए बीसीजी तथा डीपीटी की पहली खुराक का टीका और पोलियो की पहली खुराक का टीका 1.5 माह की अवधि पर लगता है, यानी जब शिशु 1.5 महीने का हो जाता है। डीपीटी का दूसरा टीका और पोलियो की दूसरी खुराक 2.5 महीने पर पिलाई जाती है। डीपीटी का तीसरा टीका एवं पोलियो की तीसरी खुराक 3.5 महीने के बच्चे को पिलाई जाती है। नेक्स्ट, खसरे का टीका 9 माह के बच्चे को लगता है। डीपीटी और पोलियो की बूस्टर खुराक या टीका 16 से 24 माह के मध्य बच्चे को लग जाना चाहिए। अगला है गर्भवती महिलाओं के लिए, यानी जो महिलाएं बच्चे जनने वाली होती हैं उनके लिए टिटनेस का प्रथम टीका गर्भावस्था प्रारंभ होने के पश्चात शीघ्र ही लगा दिया जाता है। साथ ही टिटनेस का दूसरा या बूस्टर टीका टिटनेस फर्स्ट के 1 माह के पश्चात गर्भवती महिलाओं को लगाया जाता है। आइए एलर्जी के बारे में जान लेते हैं। पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रतिरक्षा तंत्र की अतिरंजित अनुक्रिया एलर्जी कहलाती है। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति ऐसा प्रतिरक्षित अनुक्रिया होती है एलर्जन कहलाते हैं। इनके प्रति बनने वाली प्रतिरक्षियाँ IgA प्रकार की होती हैं। एलर्जन के सामान्य उदाहरण हैं धूल में चिचड़ी, पराग, प्राणी, लघुशल्क, डेंडर आदि। एलर्जी अनुक्रियाओं के लक्षणों में छींकना, पनीली आँखें, बहती नाक, सांस लेने में कठिनाई शामिल है। एलर्जी मास्ट कोशिकाओं से हिस्टामिन और सीरोटोनिन जैसे रसायनों के निकलने के कारण होती है। एलर्जी का कारण जानने के लिए रोगी को संभावित एलर्जनों की बहुत थोड़ी सी मात्रा टीके के रूप में दी जाती है और प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। प्रतिहिस्टामिन, एड्रेनलिन, स्टेरॉइडों जैसी औषधियों के प्रयोग से एलर्जी के लक्षण जल्दी घट जाते हैं, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के फलस्वरूप लोगों में प्रतिरक्षा घटी है और एलर्जनों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ी है। भारत के महानगरों के अधिकाधिक बच्चे पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के कारण एलर्जी और दमा अस्थमा से पीड़ित रहते हैं। इसके कारण बच्चों के प्रारंभिक जीवन काल में उन्हें बहुत रक्षित पर्यावरण में रखना हो सकता है। आइए प्रतिरक्षा तंत्र को जान लेते हैं। मानव में प्रतिरक्षा तंत्र में लसिकाभ अंग, ऊतक, कोशिकाएं
और घुलनशील अणु प्रतिरक्षा तंत्र में शामिल हैं। प्रतिरक्षा तंत्र विजातीय प्रतिजनों को पहचानता है। प्रतिरक्षा तंत्र एलर्जी के प्रति क्रियाओं एवं स्वप्रतिरक्षा रोगों और अंग प्रतिरोपण में भूमिका निभाता है। लसिकाभ अंग से लसिकाणुओं की उत्पत्ति या परिपक्वन प्रतिरोध भवन होता है। अस्थिमज्जा बड़ी हड्डियों के बीच में होता है और थाइमस लसिकाभ अंग है, ये थाइमस है अंग है। दोनों ही टी लसिकाणुओं यानी टी लिम्फोसाइट्स के परिपक्वन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण उपलब्ध कराते हैं। प्लीहा में मुख्य रूप से लसिकाणु भक्षकाणु होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को फांस कर हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो बच्चों, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। गुड बाय।